हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी बेहतर आपकी चल रही होगी। अब तो आपके सामने अब दिन रह गए हैं गिने चुने, अब मंथ नहीं रह गए हैं कि 5 महीना है, 1 साल है। तो अब अच्छे तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स को मैनेज करना होगा, चाहे जीके करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, मैथ्स के कॉन्ट्स के क्वेश्चंस हों, या फिर आपके लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सारे टॉपिक्स को आपको कवर करने होंगे। और देखा जाए तो जीके एंड करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है ही है। अब आगे की जो 3 महीने के रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से ही आने वाले हैं आपके। ठीक है, स्टैटिक पार्ट को भी हम कवर करेंगे। बहुत सारे अभी टॉपिक्स हमारे बचे हुए भी हैं, तो नो डाउट अभी यही 3 महीने में हमें जी जान से अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर को डे टू डे एनालिसिस करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। नोट्स भी देखिए, आपको पूरा दे दे रहा हूँ, पूरे मंथ का आपको नोट्स दे दिया। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बेहतर से रिवीजन तरीके से करते रहें, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें देखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके आए हुए हैं न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो जो मेन आपके जज होते हैं, जो टॉप मोस्ट जजेस होते हैं, चाहे वो सीजीआई हो गए, या देखा जाए तो किस हाई कोर्ट से कौन से जजेस को आपको सुप्रीम कोर्ट में भेजना है। ठीक है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें से किसको फाइनल सीजीआई बनाना, सबका टर्म्स वगैरह जिसका ख़त्म होते रहता है, तो आपके जज वगैरह की नियुक्ति होती रहती है। तो उसी प्रोसेस को रिफॉर्म करने की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही है। तो मेनली देखा जाए तो दो तरीके से आपका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम होता है, जो ग्रुप्स ऑफ आपके क्या होंगे, जजेज होंगे, वो फाइनल डिसाइड करेंगे कौन जज बनेगा। तो इसमें सवाल वगैरह भी उठते रहते हैं कि इसमें अपना नेपोटिज्म चलता है या फेवरिज्म चलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कब बना था आपका एक एक्ट आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इन द ईयर 2014 एक्ट था। ठीक है, इस एक्ट के तहत, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, तो इसके तहत कहा गया था कि इसमें क्या होंगे, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ आपके हाई अथॉरिटीज़ होंगी, इसमें जजेज होंगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपके मिनिस्टर्स, इन सब के मतलब एक ग्रुप होगा जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहे जज की नियुक्ति के लिए। ठीक है, उसको भी एक तरीके से देखा जाए तो उस लेवल पे इसका भी परफॉर्मेंस नहीं देखा गया। कोलिजियम सिस्टम जो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाएगा, ग्रुप्स ऑफ जो जजेज होंगे उनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ट्रांसफ़र किस तरीके से होगी, तो आपका इन्हीं के द्वारा किया जाता था कोलिजियम सिस्टम में। ठीक है, जो ग्रुप्स ऑफ जजेज हुआ करते थे। तो इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इस आर्टिकल को लाया गया है। यहाँ पे उन्हीं सब की बातें की गई हैं कि अभी आप देख रहे हैं केसेस वगैरह, 60 लाख केसेस वो पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट, जो आपके उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं। 60 लाख से ज़्यादा केसेस आपके क्या हैं, पेंडिंग में हैं। 30% सीट अभी खाली है, जजेस वगैरह और बाकी अदर्स कर्मचारियों की। ठीक है, तो ये सब आपका कहीं ना कहीं लैक दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, केसेस वैकेंट सीट्स वैकेंट्स रहेंगी, या फिर केसेस आपके ज़्यादा पेंडिंग रहेंगे, तो किस चीज़ को दर्शाएगा कि कहीं न कहीं लापरवाही के साथ साथ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड द रिलेटेड इशूज ऑफ द केसेस पेंडेंसी हैव बीन लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट्स, ये शुरू से चलता आ रहा, आज कोई नई बात नहीं है। कई सालों से ये मुद्दे उठते रहते हैं, बातें होती रहती है। अक्सर देखिए सीजीआई भी किसी न किसी कार्यक्रम में ये सब बातें बोलते रहते हैं। केसेस ज़्यादा पेंडिंग होने की वजह से लोगों को न्याय में देरी होगी, जस्टिस में, नो डाउट। ठीक है, तारीख पे तारीख चलती रहेगी तो दिक्कतें होंगी ही। तो इन सब की बातें हो रही हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए भी आपकी यहाँ पे बात की गई है एनजेएसी की। और यहाँ पे जो कहा गया है, आर्गुइंग दैट द कॉम्प्रोमाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो इसके बारे में कोर्ट ने भी क्या कर दिया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया एनजेएसी को, इस बात को कह के। क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट द कोलिजियम सिस्टम, जो आपके ग्रुप्स ऑफ जजेस का जो सिस्टम बनाया गया था, उसको कोलिजियम सिस्टम बहुत समय से चलता आ रहा है। तो ये भी अपनी अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है, लैक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विद एलिगेशन ऑफ नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद रेफरेंस देखते होंगे, जजेस में भी आपका फैमिली वाला टच रहेगा, या उनका कोई न कोई उससे जुड़ाव रहेगा कोर्ट वगैरह से, दादा बाबा परदादा, इस टाइप।
ठीक है। एनजीएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इंक्लूड, अब ये किस तरीके से इसको देखिए बेहतर बनाने के लिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर भी होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन होंगे अपने क्षेत्र के काफ़ी बेहतरीन और जानकार इंसान, ठीक है, और 2 सीनियर जजेज होंगे, ठीक है, ताकि इसको क्या बनाया जा सके, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म क्रिएट किया जा सके, यानी इसमें नेपोटिज्म वाला कोई चीज़ नज़र ना आए। तो ये जो प्रोसेस था आपका जज के चुनने का अलग था, यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम में अलग था, ठीक है। तो यही कहा गया, नंबर ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स बिलीव दैट द एनजीएसए वुड एक्सपेडिट जजेस अपॉइंटमेंट्स एंड शुड बी रिकंसीडर्ड, ध्यान देने की जरूरत है। एंड केसेस फ्रॉम द अदर कंट्री जैसे कि यूके हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर शो दैट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन्वॉल्विंग द जुडिशरी लीगल एकेडमी या पॉलिटिशियन, यहाँ पे ये सब मिल के एक तरीके से कमीशन होता है, वो फाइनल करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। और बात यही की जा रही है कि अब इन सब चीज़ों पे क्या करना होगा, रीवर्किंग करना होगा। द एनजेएसी कुड एड्रेस इशू इन द कोलिजियम सिस्टम एंड इम्प्रूव जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन इंडिया बाई बैलेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ताकि लोगों को न्याय भी मिलता रहे, जो केसेस इतने ढेर सारे पेंडिंग हैं वो भी समय पे पूरे होते रहें, और लोगों का ट्रस्ट और विश्वास न्यायालय के प्रति बना रहे, कोर्ट के प्रति बना रहे, ठीक है। फिर फाइनली द डिलेड जस्टिस इन इंडिया नीड्स रिफॉर्म, वही ना जो देरी होती रहती है आपके न्याय प्रक्रिया में, कोर्सेस आपके केसेस देखिए काफ़ी समय तक लंबित पड़े रहते हैं। तो यही बात हो रही है कि ये सब बेहतर तभी हो पाएगा जब जो वैकेंट सीट्स उनको भरी जाएगी और केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल रहा। उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं और बात करते हैं किस पे आया है आपका, सिटीज इन एशिया आर ग्रोइंग अपवर्ड मोर देन आउटवर्ड। तो अक्सर आप देखते होंगे जब यहाँ पे देखिए किसके द्वारा, यहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा जब आपका खींची गई है फ़ोटो वगैरह और इसको दिखाने की कोशिश किया गया है जो सिटीज़ वगैरह हैं, तो सिटीज़ वगैरह के बारे में कहा जा रहा है कि आज के समय में जो शहर है, अर्बनाइजेशन है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी ऊपर उठती चली जा रही हैं वर्टिकल फॉर्म में, ना कि हॉरिजॉन्टल या उनका आउटवर्ड फैलाव हो रहा है, यानी स्पैंड नहीं कर रही है, सीधा अपवार्ड जा रही है। तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, जो कि इसमें भी बात की गई है कि ये नो डाउट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बेहतर है, या लिमिटेड जो हमारे पास ज़मीनें हैं, ज़मीन तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को बसाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, बिल्डिंग पे बिल्डिंग आपको बड़ी करनी पड़ेगी। एक कम समय, एक कम जगह में ज़्यादा लोगों को आप कैसे रख पाओगे, ढेर सारी बड़ी मंजिला इमारतें होंगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा लोग रह पाएंगे। तो डाउट वो चीज़ें तो ठीक, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी उसका काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलता है। तो दोनों बातें यहाँ पे की गई है। तो इसमें एक स्टडी वगैरह किया गया है। द स्टडी इज पब्लिश इन नेचर सिटीज फाइंड्स दैट द सिटी इन एशिया आर ग्रोइंग, जो एशिया के मेनली यहाँ पे बात की गई, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं, तो इनकी जो सिटीज़ हैं इन एशिया ग्रोइंग अपवर्ड फास्टर देन आर स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स। ये कहने का यहाँ पे मतलब है, उसके कारण भी टॉलर बिल्डिंग्स जो हैं कैन अकोमोडेट मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे बड़ी बड़ी यहाँ पे देख रहे हैं खूब ढेर बड़ी 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 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और उसमें आप 50 मंजिला 100 मंजिला इमारतें बना दोगे, बिल्डिंग्स बना दोगे, तो उसमें कितने लोग सोचो रह लेंगे। एक एक फ्लैट, एक एक फ्लोर पे कम से कम आपके कम से 100-200 रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कम जगह में हम ज़्यादा लोग को बसा सकते हैं। तो ही कहा जा रहा है यहाँ पे, टॉलर बिल्डिंग कैन अकोमोडेट मोर पीपल इन लेस स्पेस, बट मैनी नेगेटिवली अफेक्ट भी होता है, अफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रभावित होंगी। इन्वायरमेंट को देखा जाए तो आज के समय क्या है, जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है शहरों में, अर्बन सेंटर्स में देखोगे इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़, उसका कारण ही है बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनी हैं, तो उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो हर इंसान इस बार तो 50 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर आपका रहा। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज बाई अबाउट 2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ा है बिटवीन द 90 से लेके 2020, 30 सालों में देखा जाए तो 2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ी है और शहरों का विकास हुआ है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, पॉपुलेशन प्रेशर जब होगा, तो आपको क्या करना होगा, बिल्डिंग्स बनानी होगी, ठीक है, अर्बनाइज क्रिएट करना होगा, अर्बनाइज सेंटर्स आपको बनाने होंगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा वाज यूज्ड टू मेजर सिटीज वर्टिकल ग्रोथ एंड 2D यानी 2 डायमेंशनल
आउटवर्ड स्प्रेड। तो ये सब आपके सैटेलाइट के माध्यम से इन चीज़ों को क्या किया गया है, तस्वीरें ली गई। माइक्रोवेव डेटा shows cities are growing more rapidly upward than expanding laterally। ठीक है, ये बातें सामने आई है। तो मेनली ईस्ट एशियन सिटीज जैसे कि आपका चाइना हो गया, लीड अपवर्ड ग्रोइंग ट्रेंड विद सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 मिलियन शोइंग मोर वर्टिकल ग्रोथ। तो देखा जाए तो इन शहरों में सबसे टॉप पे जो आपकी वर्टिकल सिटीज़ के रूप में अपवर्ड ग्रोइंग कर रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो चाइना है। ठीक है, जो देखा जाए तो एक शहरों का जो पॉपुलेशन है मोर देन 10 मिलियन है, तो जहाँ जितनी आबादी वहाँ उतने बड़े लेवल पे इस तरीके का आपका अपवर्ड ग्रोइंग ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इंडिया में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। वर्टिकल ग्रोथ रिक्वायर्स जॉब्स, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विद सेवेज एंड वाटर सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज। अगर आप चाहते हो कि बेहतर ग्रोथ हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ होगी, वहाँ का आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना होगा। ठीक है, सीवेज सिस्टम वगैरह बेहतर करना होगा। आप देखो गुड़गांव हो गया या दिल्ली एनसीआर के रीजन में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसीज की हेड ऑफिस दिखेंगी। 10 मिनट की बारिश हो जाती है तो तबाही मच जाती है, पूरा शरीर, गाड़ी वगैरह सब बहना शुरू हो जाता है। तो ये सब भी चीज़ें क्या करना होगा, बेहतर करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज डेवलपमेंट वगैरह, वाटर सिस्टम आपको बेहतर करनी होगी। ठीक है, अब इससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग्स विदाउट ट्री कवर। अक्सर आप देखते होंगे ना, पेड़ काटे जा रहे हैं, जो खेत हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो बिल्डिंगें तो आप बड़े बड़ी बना ले रहे हो लेकिन विदाउट एनी ट्री कवर, यानी आसपास पेड़ भी नहीं है। तो क्या होगा, जब वो हीट पूरी तरीके से, जब गर्मी होगी 50-40 डिग्री प्लस आपके टेम्परेचर होंगे, तो पूरा उसका जो उससे आपकी इमेज होगी, क्या कहते हैं, हीट। ठीक है, टेम्परेचर जब आप काफ़ी हो जाएगा तो पूरी तरीके से जो सिटी होगी, लोग होंगे काफ़ी उससे परेशान रहेंगे। ठीक है, तो यही आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी इम्पैक्ट, काफ़ी इफेक्ट करेगा आपका टेम्परेचर और रेनफॉल पे। बारिश वगैरह में भी देखो आज के समय हर चीज़ बिना टाइम की हो रही है, और कहीं कहीं इतना ज़्यादा बारिश, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं। तो ये सब पूरा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो यही बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, सारी चीज़ों को बेहतर करना होगा। री इनकॉपरेटिंग ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को अगर आप बेहतर करेंगे तो चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें हर चीज़ को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए चीज़ों को भी बेहतर करना होगा। ट्रेंड प्लानर्स किस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होना चाहिए, टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, या कोई बिल्डिंग्स या कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितनी कैसे बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, वो तो चीज़ें जब गड़बड़ हो जाती हैं हमारे यहाँ, तब चीज़ें सामने आती हैं कि नहीं, बिना आपके क्या कहते हैं सर्टिफाइड किए ही वो चीज़ें वहाँ पे बनी हैं, और बाद में आपका उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इंडियाज़ नेबरहुड वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पे मेनली बात की गई है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा रहा है और आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा, काफ़ी टेंशन वगैरह चल रहा है आपके बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में हुआ। ठीक है, तो ये सब इनके होते हुए स्थितियों को कैसे संभाला जाए, आज की जो स्थिति है। पहले भी देखिए जो आज की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गए या आपके श्रीलंका हो गए, इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है उनको बेहतर करने के लिए। एड वगैरह हम लोग देते हैं, पैसे ग्रांट करते हैं, हर टेक्नोलॉजिकल हेल्प करते हैं। जो शेख हसीना के गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश ने डेवलप किया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी, बड़ी बड़ी पुल्स बने, ब्रिजेस बने, लेकिन देखिए फाइनली वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, जो कि गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और नई गवर्नमेंट बनी है। तो उसी के बारे में पिछले 16 साल के यहाँ पे बात हो। द आर्टिकल डिस्कस इंडियाज़ रोल एंड चैलेंज इन इट्स नेबरहुड ओवर द पास्ट 16 ईयर्स बिटवीन द 2008 से लेके आज तक के बारे में मेनली बात हो रही है। तो यहाँ पे ही बात किया जा रहा है, सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटाइजेशन एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अकर्ड इन बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एंड म्यांमार इन अर्ली 2008 से 10 के बीच में सारी चीज़ें हुई। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रही। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुए, उसके साथ साथ आपके चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी स्थिति सुधरी पहले की तुलना में। ठीक है, कहाँ पे, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एंड म्यांमार में।
और यहाँ पे इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा इनको बेहतर करने में, ठीक है, साथ में चीज़ें हुई। लेकिन अभी हाल ही में मैनी नेबरिंग कंट्रीज हैव फेस्ड क्राइसिस का स्थिति यहाँ पे देखने की मिली। इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड लॉस ऑफ डेमोक्रेसी एक तरीके से लॉस ही है। अब देखो अपने हिसाब से मिलिट्री इतने बड़े आंदोलन करवा दी, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई और उसी हिसाब से अपने इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बनी और जो चल रही, तो डेमोक्रेटिक स्थिति जो थी वो डगमगाई और कॉम्प्लिकेटिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अब नई गवर्नमेंट बनी है, अब वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपकी शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ हमारा रिलेशन रहता था, इंडिया का रहता था, ठीक है। अभी के जो इंटरिम गवर्नमेंट आपकी बनी है वो उतना पसंद नहीं करता इंडिया को, तो एक हमारे सामने चैलेंज आ जाता है कि फिर से कैसे स्थिति को नाजुक मोड़ पे जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज हो जाता है, ठीक है। इंडियाज रिस्पॉन्स हैव इंक्लूडेड फाइनेंशियल बेलआउट्स, बिल्डिंग पॉलिटिकल ब्रिजेस, ठीक है, एंड अटेम्प्ट्स एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इंडिकेटिंग बोथ सक्सेस एंड फेल्योर्स। चीज़ें रही, ठीक है। यहाँ पे हमने हमेशा उन देशों के साथ हर एक मुद्दों पे बातें की, हर एक चीज़ों के लिए, चाहे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो, चाहे हमारा यहाँ पे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो, सब कुछ बेहतर रहा, ठीक है। और समय के साथ कुछ गड़बड़ भी हुआ, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमेशा हमारे पक्ष में रहे। Current challenges Myanmar and Bangladesh remain central to India's interest in assisting new strategies for the engagement। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही कि किस तरीके से अब हम चीज़ों को नॉर्मल करें, क्योंकि देखते हैं कितने हमारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हैं, कितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं। हमने यहाँ पे देखिए लगभग $12 बिलियन का इनके साथ आपका ट्रेड किया है। बांग्लादेश हो गया एशिया का सेकंड लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सब चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाएंगी तो जो हमारा सपना है 2047 में $5-6 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन का आपका पूरा क्या हो, इकोनॉमी हो, तो कैसे होगा, ठीक है। सबका रोल होगा, थोड़ा थोड़ा सब सारी कंट्रीज के साथ रोल होगा ना। तो आर्टिकल इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड एंगेजमेंट एंड रोबस्ट डेवलपमेंट सपोर्ट टू स्ट्रेंथ इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो भी आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर फिर से इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है कि क्या पिछले कुछ सालों में हमारा और पाकिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर हुआ है या आने वाले समय में अगले 10-15 सालों में क्या और रिलेशन बेहतर होगा। तो एक सर्वे किया गया है, ठीक है। सर्वे किसके द्वारा किया गया? द न्यू सर्वे बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPRC वोटर सर्वे, ठीक है, फाइंड्स दैट्स मोर देन, क्या मानते हैं लोग, सर्वे में लोगों को पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है, दोनों तरफ के लोगों को। तो 60% इंडियंस ये मानते हैं और आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी ये मानते हैं, बिलीव्स दैट द टू कंट्रीज कैन नॉट हैव फ्रेंडली रिलेशन इन द डिकेड, ठीक है, नहीं हो सकता आगे आने वाले 10 सालों में, डिकेड में। 60% लोग ऐसे मानते हैं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, बेहतर नहीं हो पाए। 40% मानते हैं नहीं अच्छा जाएगा, ठीक है, और आधे पाकिस्तानी भी ऐसा मानते हैं। तो जो सर्वे रखा गया उसका नाम ही था साउथ एशिया इन चेंजिंग वर्ल्ड, व्हाट सिटीजन्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश थिंक्स 75 ईयर्स पोस्ट पार्टीशन। 75 साल की आज़ादी के बाद क्या अब सोचते हैं, कितना उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आई हैं, उसको जानने के लिए एक सर्वे वगैरह किया गया, ये नाम देके, ठीक है। 2022 में कंडक्ट किया गया था। 48% ऑफ इंडियंस, 31% ऑफ पाकिस्तानीज एंड 32% ऑफ बांग्लादेशीज फेवर में थे कि अ रिवर्सल इन कंडीशन क्रिएटेड बाय द पार्टीशन, ठीक है, उसका रिवर्स कंडीशन क्रिएट होगा। और क्या यहाँ पे मानना है? एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा द एरा ऑफ अनइंटरप्रेटेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, अब खत्म हो चुका है, एंड डिफेंडेड द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबरहुड, ठीक है। और सर्वे क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडियंस बिलीव दैट द कंट्री हैज द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, ठीक है। इंडिया वाले मानते हैं कि हमारा जो साउथ एशिया में है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव है, हम जहाँ पे चाहें अपने हिसाब से काम करते हैं, करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का मानना है कि साउथ एशिया में किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? चाइना का है, वो इंडिया को
नहीं मानते। क्यों मानेंगे भाई, एकदम सगे पड़ोसी हैं, तो उनसे कैसे देखा जाएगा कि हमारा पड़ोसी इन्फ्लुएंस कर रहा है। सर्वे रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स ऑन वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, रिलीजियस ट्रेंड्स, मतलब हर एक मुद्दों पे बातें की गई और लोगों की राय ली गई कि आपका क्या मानना है कि रिलीजियस ट्रेंड्स बेहतर हुआ है या गड़बड़ हुआ है, इकोनॉमिकली कौन स्ट्रांग हुआ है, ये सब बातें इसमें की गई। यहाँ पर भी अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से गुजरात में बड़े लेवल पे बाढ़ वगैरह आई और बिटवीन द 25 से लेके कहाँ से 25 तारीख से लेके 30 तारीख के बहुत बड़े लेवल पे बारिश हुई। लगभग वडोदरा हो गया, राजकोट, ये सब आपका काफ़ी भारी बारिश हुई और जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, तबाही टाइप स्थिति आ गई थी, काफ़ी लोग फंसे, काफ़ी नुकसान हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्या बैठाया है, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूट की गई है इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम लेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत एक कमेटी वगैरह बनाई गई जो अब ये क्या करेगी, असेसमेंट करेगी कि कितना नुकसान हुआ इस बाढ़ से, इस तबाही से। ठीक है, तो इसमें ही देखा गया कि गुजरात वाज सिवियरली अफेक्टेड बाय द हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेन ड्यू टू द डीप डिप्रेशन ओवर राजस्थान एंड गुजरात। तो ये सब भी आपके स्टेट्स वगैरह भी काफ़ी प्रभावित हुए। देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहे बाय द हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, काफ़ी भारी वर्षा हुई। ठीक है, तो आप देखे होंगे कितनी गाड़ियाँ बह गई, कितने लोग बह गए, कितने जानवर बह गए। अभी कल आपकी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ का सब लोग आए थे, आपके CGI साहब आए थे, द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, PM साहब भी आए थे। तो इन्होंने जो अपने स्पीच वगैरह में कुछ बातें रखी जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे मुद्दों के रूप में हमारे यहाँ पे बातें उठती रहती हैं। कोर्ट में देखते हैं कितने मामले पेंडिंग हैं, इन्होंने भी इसकी बातें की। आपके CGI सर चंद्रचूड़ जी ने भी बातें की। उन्होंने कहा कि कल्चर ऑफ एडजोर्नमेंट्स, ठीक है, एडजर्नमेंट जो एडजर्न कर दिया जाता है, अक्सर आप देखते होंगे कि पोस्टपोन कर दी जाएगी, स्थगित कर दिया जाता है, कोई केस वगैरह बढ़ता रहता है, तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्या बोला, चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं सब की बात है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाईलाइटेड द नीड्स टू चेंज द कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट इन द कोर्ट सिस्टम विच मेनली अफेक्टेड द पुअर विलेजर्स। गरीब इंसान को कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं जब चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, फिर आना, बाद में आना, तारीख पे तारीख, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, सी एम्फेसाइज दैट द जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड, यानी जो न्याय होना चाहिए उसको काफ़ी लंबा नहीं खींचना चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सके उसको पूरा करना चाहिए। मेनली दो लोगों के केस में, महिलाओं के और बच्चों के केस में। ठीक है, इनको जल्द ही न्याय प्रक्रिया के तहत पूरा कर लेना चाहिए। और ब्लैक कोट सिंड्रोम की भी इन्होंने यहाँ पे चर्चा की। अक्सर देखते हैं इसके बारे में भी, आपकी पिटिशन वगैरह भी दायर किया गया था। तो जो देखते हैं आपके कोर्ट में पूरा ड्रेस कोड होता है, चाहे वो लॉयर हों, जज हों, सब तो ब्लैक ड्रेस रहेगा। तो गर्मियों में तो नो डाउट, देखिए हम लोग आम इंसानों के लिए तो मना ही रहता, हम लोग नहीं निकलते, काला कपड़ा नहीं पहनते। ठीक, गर्मी में ज़्यादा गर्मी बढ़ा देता है। तो लेकिन देखिए इनको पहनना ही पड़ता है, ड्रेस कोड है, तो उसकी वजह से कई सारी बीमारियां, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कोर्ट रूम में। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे इस चीज़ को भी इन्होंने इसके बारे में चर्चा की कि इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद चंद्रचूड़ जी ने भी अपने स्पीच में क्या बोला, स्टेट दैट जस्टिस डिलीवरी इज एन एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल, यानी उनको भी न्याय जल्दी मिले जो निचले तबके के हैं या जो वल्नरेबल लोग हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी और जितनी बेहतर तरीके से उनकी न्याय होगा, उनको न्याय मिलेगा, तो उतना ही हमारे न्याय प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाए जाएंगे। डिस्पाइट अ नेशनल एवरेज डिस्पोजल रेट 95, देखा जाए तो 95% है चीज़ों को निपटारा करने के लिए। ठीक है, निपटारा होने में, उसके बावजूद भी टैकलिंग पेंडिंग केसेस रिमेन्स ए चैलेंज। उसके बावजूद भी जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनको ख़त्म करना, उनको निपटाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जबकि 95% तक हम पूरा केस खत्म कर देते हैं। जुडिशियल वैकेंसीज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर करंटली 28%। जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर देखा जाए तो वैकेंसी काफ़ी कम है। तो यहाँ से जितना ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी फुल रहेगी तो उतना ही ज़्यादा केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा। एंड देयर इज़ अ प्रपोजल फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशियल रिक्रूटमेंट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही, जो एक राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे की आपके
CGI साहब ने, और आशा करते हैं कि काफ़ी कुछ हमें इनसे सीखने को मिलेगा, सरकार को सीखने को मिलेगा। उस बात में अमल लाने की बात भी होनी चाहिए कि जहाँ-जहाँ जो कमियाँ हैं उसको बिना सुधारे हम आगे बेहतर कर ही नहीं सकते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ-साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर जीके के वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।